हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में। आज हमारी क्लास 6 है। इसके पहले हम क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप वहां जाकर क्लासेस देख सकते हैं। और चैनल पर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के नाम से, तो वहां से आप क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप क्लास 6 देखें। कोशिका का हम कुछ भाग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो पिछली 5 क्लासेस हुई हैं वहां हम कोशिका का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम देखते हैं कोशिका में सेल। दोस्तों आपको जो दिख रही होगी सेल, इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे वैक्यूल को, जो मैंने मार्क करके आपको बताया है। देखो वैक्यूल कोशिका में कहाँ पर स्थित है, इसको ही हम थोड़े बड़े रूप में आगे देखते हैं कैसा क्या इसका स्ट्रक्चर दिखता है। वैक्यूल्स का दोस्तों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो कोशिका है, जो प्लांट कोशिका है, यानी कि पादप कोशिका, पादप कोशिका में वैक्यूल्स कुछ इस प्रकार से होता है। इसको ही बड़ा करके दिखाया है। इसके दो पार्ट होते हैं इसमें स्ट्रक्चर में। एक बाहरी आवरण जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका नाम है टोनोप्लास्ट, और आंतरिक जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको कहते हैं सेल सेप। अब हम इसको वैक्यूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। वैक्यूल की डेफिनेशन, वैक्यूल एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, यानी कि यह एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जो आपको दिख रहा होगा है झिल्ली से घिरा हुआ है, कोशिकांग है। कोशिका में द्रव, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ, लवण, अन्य पोषक तत्वों के भंडार और प्रबंधन में मदद करता है। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है सेल के अंदर भंडारण की क्षमता को बनाए रखता है, और सेल में कहाँ किसको कितना भंडार चाहिए उसके लिए उसको मदद करता है। ठीक है। मुख्य रूप से पादप कोशिका में वैक्यूल्स पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है पादप कोशिका में, यानी कि प्लांट्स में पाई जाती है। क्योंकि ये कठोर कोशिका जो आगे हम वैक्यूल्स में और अच्छी चीजें पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने, इसके आगे हम देखते हैं वैक्यूल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट, जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों, जो बाहरी आवरण होता है, ये मैंने रेड कलर से जो आपको दिखा रहा हूँ, जो बाहरी आवरण मेम्ब्रेन होता है, जो बाहरी झिल्ली, इसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का यूज क्या है दोस्तों, यह एकल परत वाली अर्धपारगम झिल्ली है। यह एक अर्धपारगम झिल्ली है जो कुछ ही चीजों को दोस्तों अंदर जाने देती है, कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। ठीक है। और जो वैक्यूल में घिरी होती है, जो वैक्यूल के चारों तरफ घिरी होती है, कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर सामग्री के आदान प्रदान को नियंत्रण करती है। ठीक है, आदान प्रदान को नियंत्रण करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आता है हमारा सेल सेप। जो सेल सेप है इसको समझते हैं। सेल सेप क्या होता है, वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, तरल पदार्थ होता है। पूरा वैक्यूल में क्या होता है दोस्तों, तरल पदार्थ होता है पूरे वैक्यूल में। इसमें पानी, खनिज, शर्करा, अमीनो एसिड, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ आदि घुले होते हैं। जो तरल पदार्थ है इसके अंदर ये सारी चीजें घुली रहती हैं। ठीक है। तरल पदार्थ के अंदर पानी होता है, लवण होता है, शर्करा होता है, अमीनो एसिड होता है, एंजाइम होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सभी सेल सेप में घुले होते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे, तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कार्य और विवरण। वैक्यूल के कार्य और विवरण। वैक्यूल का पहला कार्य दोस्तों इसका स्टोरेज करता है। स्टोरेज करता है, मैंने आपको अभी हल बताया था, भोजन को संग्रहित करता है, खनिज को, लवण को, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है, भंडारण करता है। और क्या करता है वैक्यूल,
वाटर बैलेंस यानी कि जल का संतुलन करता है, यानी कि जल का संतुलन करता है। कोशिका में जल की मात्रा को संतुलन में रखता है। कोशिका में कितना जल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, यानी अधिक जल हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम जल होगा तो भी दिक्कत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपशिष्ट निकासन यानी वेस्ट रिमूवल, यानी कोशिका के अंदर जो वेस्ट पदार्थ होता है, जैसे कोशिका के अंदर जो वेस्ट पदार्थ आ चुका है, जैसे रेड कलर का कुछ भी आ चुका है, तो उसको क्या करता है, निकाल फेंकता है बाहर, जाके बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है। आगे है इसमें आंतरिक दबाव बनाए रखता है, यानी कि कोशिका की कठोरता बनाए रखता है, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। यानी कि दोस्तों कोशिका जो है उसमें आंतरिक दबाव बनाए रखता है। कोशिका में आंतरिक मतलब पकड़ के रखता है पूरी कोशिका को, कोशिका फट ना पाए, आसानी से खराब नहीं हो पाए। इसलिए पेड़ की कोशिका कठोर होती है और पेड़ सीधे खड़े रहते हैं। फिर आता है हमारा पाचन। पाचन यानी डाइजेशन। कुछ वैक्यूल पाचन में एंजाइम होते हैं, कुछ वैक्यूल में पाचन एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। कुछ वैक्यूल में क्या होता है दोस्तों, पाचन एंजाइम होते हैं छोटे छोटे, और वो क्या करते हैं, पाचन को तोड़ने में यानी कि पाचन करने में मदद करते हैं। फिर आता है रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मशीन। कुछ पौधों में विषैले पदार्थ संचित होते हैं जो शत्रु जीवों को रक्षा प्रदान करते हैं। कुछ पौधों में विषैले पदार्थ संचित होते हैं जो शत्रु जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि जैसे कि वैक्यूल है जे, उसके अंदर कुछ पौधों में वैक्यूल में क्या होता है दोस्तों, विषैला पदार्थ होता है, यानी कि जैसे कि हमने इसमें एक जहर डाल दिया, अगर कोई इसमें जीव जंतु उस पर इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जो है इसको उस जीव जंतु को हानि पहुंचाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पेड़ों में से रस निकलता है, जैसे सफेद रस निकलता है, काला रस निकलता है, ठीक है, पानी सा निकलता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि कुछ पेड़ों में से सफेद कलर का गाढ़ा द्रव निकलता है, तो अगर वो आपके आंख में चला जाए या फिर आपको इस कहीं कटा मटा हो वहां चला जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो यही रक्षा तंत्र होता है। इसको आगे समझते हैं। अब देखते हैं हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जो वैक्यूल के अंतर है, दोनों में मुख्य अंतर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वैक्यूल के आधार पर अंतर, कि वैक्यूल के आधार पर दोनों में क्या अंतर है। पादप कोशिका में एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल पाया जाता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में दिखाया था कि एक बड़ी पादप कोशिका में वैक्यूल कितना बड़ा दिखाई दे रहा था। जंतु कोशिका में छोटा वैक्यूल पाया जाता है, पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है और जंतु कोशिका में छोटा वैक्यूल पाया जाता है। कोशिका में जल संतुलन बनाए रखता है। कोशिका में क्या करता है दोस्तों, पादप कोशिका में जल को संतुलन में बनाए रखता है, लेकिन जंतु कोशिका में है पाचन का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है, अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करता है, यानी कि भंडारण में मदद करता है। कोशिका की कठोरता ट्रिजिडिटी बनाए रखता है, यानी कि पादप कोशिका को देखो पेड़ों को सीधा खड़ा होना है मजबूती से, तो उनमें कठोरता बनाए रखता है। जंतु कोशिका में भी दोस्तों जल संतुलन में मदद करता है। सिंपल से पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। मैंने आपको वैक्यूल समझा दिया है, अब देखते हैं दोस्तों हम प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा प्लास्टिड। कोशिका में एक प्लास्टिड नाम का भी टॉपिक है जो हम समझते हैं प्लास्टिड को बहुत डिटेल में। प्लास्टिड एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, यानी कि इसमें भी बाहर से एक झिल्ली घिरी होती है। ठीक है, ये प्लास्टिड के टाइप्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सभी में झिल्ली घिरी होती है, यानी कि एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, और एल्गी में पाया जाता है, यानी कि शैवाल काई में भी पाया जाता है। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण
फोटोसिंथेसिस भंडार और रंग देने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में सहायक है। प्लास्टिड दोस्तों इस चीज में सहायता करता है, तो ये पेड़ पौधों को रंग देने में, फूल पत्तियों को रंग देने में, फलों को रंग देने में सहायता होता है। इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। प्लास्टिड के मुख्य 3 प्रकार: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड को हम वन बाय वन समझते हैं। उसके पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड को भी देख लेते हैं कि प्लास्टिड कैसे बनता है। प्लास्टिड बाहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि एक झिल्ली और उसके ऊपर एक और झिल्ली होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर स्ट्रोमा नामक द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर दोस्तों एक ट्रोमा नामक, इसके अंदर एक स्टोरमा नामक द्रव्य भरा होता है। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है दोस्तों? स्टोरमा नामक द्रव्य भरा होता है। इसमें अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अंदर स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम भी इसमें होता है। इसमें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करता है दोस्तों। जो प्लास्टिड है जो स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करता है। कुछ प्लास्टिड में थाइलकोइड झिल्ली पाई जाती है। कुछ प्लास्टिड में थाइलकोइड झिल्ली पाई जाती है। इसको हम आगे जब हम प्लास्टिड की टाइप पढ़ेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे थाइलकोइड, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हरा प्लास्टिड भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हरा प्लास्टिड भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरा प्लास्टिड कहते हैं। अब मनी मन बोले और मेरे साथ भी बोले, हरा प्लास्टिड किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। हरा प्लास्टिड किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। इसके कार्य है फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधों अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरा प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को हरा प्लास्टिड। ये क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो थाइलकोइड आपको दिख रहा है, जो होते हैं जैसे सर्किल टाइप की इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश से ऊर्जा आती है उसको अवशोषित करता है और पेड़ पौधों को प्रदान करता है फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक, और फोटो को। इसकी संरचना देखते हैं हम। इसमें थाइलकोइड झिल्ली, यानी कि थाइलकोइड झिल्ली मैंने आपको अभी बताई, थाइलकोइड झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन होती है जो ग्रेना का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर द्रव स्टोरोमा कहलाता है। इसके अंदर जो द्रव होता है उसको हम स्टोरोमा कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर लेमेला होता है, ग्रेनुला होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी डबल लेयर होती है दोस्तों, डबल लेयर होती है, मैंने आपको अभी बताया था। साथ में सबसे पहले कि स्टोरोमा जो प्लास्टिड होता है उसमें डबल लेयर होती है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, अंदर स्टोरोमा भरा होता है, ठीक है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें अपना डीएनए और अपना पर्सनल राइबोसोम भी होता है। हरे पत्ते, शैवाल, काई कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हरे पत्ते, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट देखो कहाँ पाया जाता है? हरे पत्ते, यानी कि जो भी हरा पत्ता होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। पीले पत्ते में नहीं पाया जाता, सूखे पत्ते हो जाते तो उसमें भी नहीं पाया जाता। जो शैवाल होते हैं, जो काई होती है, जो आपको पानी जहाँ भरा रहता है वहां पर पाई जाती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाओं में पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है। रंगहीन प्लास्टिड का मतलब है दोस्तों
रंगीन प्लास्टिक का मतलब है कि इसके अंदर अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बना के दिखा रहा हूं कि इसके अंदर अनेक प्रकार के, जैसे जी मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं, इसके अंदर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है। फूलों, फलों और पत्तियों में विभिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे कि आपने फूलों के विभिन्न कलर देखे होंगे, फलों के विभिन्न कलर देखे होंगे, जैसे आम है, पपीता है, केला है, अनार है, सेब है। इन सभी के कलर डिफरेंट होते हैं। ऑरेंज है, जैसे फूल है, रोज का फूल में भी बहुत सारे कलर आते हैं, उनमें रंग प्रदान करता है। पत्तियों के कलर में भी यह रंग प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन वर्णक यानी कि पिगमेंट्स होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कैरोटीनॉइड, जाइलोफिल, जैथोफिल, ठीक है, प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना। इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम में, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होते। दोस्तों नाम थोड़ा सेम है तो आपको याद करने जरूरी हो जाते हैं। इसमें दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होते, लेकिन अन्य वर्णक होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होते हैं, अन्य वर्णक होते हैं। फूल फलों में रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो फूल होते हैं, फ्लावर, फ्रूट में कलर को निर्धारण करता है। ठीक है, रंग देता है उसको। उदाहरण है जैसे गाजर, गाजर को हम इंग्लिश में कैरेट कहते हैं, और उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, नारंगी कलर का होता है। जैसे कि मैं आपको कलर दिखा के बता रहा हूँ। गाजर कुछ इस प्रकार से होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर गाजर मैंने बना दी है। अब मैं अच्छी से आपको बना के दिखा देता हूँ। गाजर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, शंकुनुमा उसकी संरचना होती है। ठीक है, गाजर कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कैरोटीन हो, रंग में कैरोटीन होता है। गाजर में क्या होता है दोस्तों, रंगीन रंग आता है, जो कैरोटीन के कारण आता है। कैरोटीन के कारण इसमें रंगीन करण आता है। टमाटर, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन से आता है। टमाटर का जो लाल रंग है, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण आता है, वो आता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों और पत्तियों में लाल, पीले रंग और नारंगी रंग इन्हीं वर्णकों के कारण है। फूलों में और पत्तियों में लाल, पीले रंग इन्हीं वर्णकों के आधार है। यानी कि इसमें जो रंग होते हैं पत्तियों में, फलों में, फूलों में, तो इन्हीं के। इम्पोर्टेंट बात है, गाजर में जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन क्या से आता है। गाजर में नारंगी रंग है वो कैरोटीन से आता है। आप मेरे साथ दोहराएं, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से आता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन से आता है, कैरोटीन से आता है। गाजर में लाइकोपीन से आता है, टमाटर में कैरोटीन से। गाजर में लाइकोपीन से, टमाटर में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन प्लास्टिक। हमारा जो क्रोमोप्लास्ट था वो रंगीन था, ये रंगहीन है, मतलब कि इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता। भोजन के भंडारण, स्टोरेज में मदद करता है। भोजन के भंडारण यानी कि स्टोरेज में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है सेल के अंदर भोजन को भंडारण करता है। सेल के अंदर भोजन में भंडारण करता है। इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होती है, इसलिए कोई कलर मलर नहीं देता है। जो एक मेन ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, और इसके 3 टाइप होते हैं, एम्लियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। एम्लियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट।
ठीक है, अब इनको हम आगे समझते हैं। प्रकार एम्ब्लियोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है, जिस उदाहरण के लिए आलू और चावल। स्टार्च किस में पाए जाते हैं दोस्तों? आलू में पाए जाते हैं और चावल में पाए जाते हैं। एम्ब्लियोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है। ठीक है, एलिडियोप्लास्ट क्या करता है दोस्तों? इसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। दूसरा नाम है दोस्तों प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, उसमें प्रोटीन का भंडारण करता है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है दोस्तों? बीज में। जैसे कि आप अंकुरित बीज आपने देखे होंगे, जैसे आप देखते होंगे बहुत से लोग रात को चना चना जो होते हैं, चना काली चना, उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, और पानी में डालने के बाद सुबह उसमें थोड़ा थोड़ा अंकुरन आ जाता है, तो उसको खाने से बहुत ही प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ऐसे इसको प्रोटीनोप्लास्ट का नाम है। इसमें प्रोटीन का भंडारण करता है कौन? सीड्स। जो बीज होता है वो प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। करता है एलिडोप्लास्ट, इसमें वसा और फैट भंडारण होता है, जैसे नारियल और तिल। तिल तिल के आपने लड्डू खाए होंगे गुड़ की, तो नारियल कोकोनट, यानी कोकोनट का जो नारियल होता है वो उसमें फैट और ऑयल दोनों पाए जाते हैं। ये आगे देखते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। जी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर कोई भी आपको डाउट है आप इस पे मैसेज करें। आपको कोई भी फोटो शेयर करनी है, जैसे कोई क्वेश्चन की या फिर कोई डाउट की, आप मुझे इस चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं, या आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको कोई इंक्वायरी करनी है, जैसे कि आप कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इसमें मैसेज करके बताएं। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर। या आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है। और ऐसे ही हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन बैच चलता रहेगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा जो बैच है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच है दोस्तों, एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हुआ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, तो सभी में यह काम करेगा। या फिर ईएसबी का कोई एग्जाम हुआ, जैसे कि ग्रुप 4 का हुआ, या फिर ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ, या फिर एमपीएसआई का एग्जाम है, या फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर दोस्तों आपका और भी एग्जाम होते हैं इसमें, पटवारी का एग्जाम है जैसे, या फिर वन रक्षक का एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए आपको सफिशियंट बैच है, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपने अगर पूरा बैच पढ़ लिया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।